नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे। सबसे पहली खबर जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें कि अब एक कदम और बढ़कर जम्मू कश्मीर पुलिस ने फैसला लिया है। फैसला क्या लिया है आपको बता दें, आतंकवादियों की संपत्तियों को कुर्क करने का फैसला लिया है। वो आतंकवादी जो POJK से सक्रिय हैं, ऑपरेट वहां से कर रहे हैं और स्थानीय हैं, तो स्थानीय आतंकियों पर अब कार्रवाई होगी। जो डोडा, किश्तवाड़ और रामबन इलाके से जुड़े हुए हैं, उनकी संपत्तियां कुर्क की जाएंगी। तो POJK से 250 से ज्यादा आतंकी ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी तफसील मिली है और इन तमाम के खिलाफ अब जम्मू कश्मीर पुलिस ट्रैक डाउन करने वाली है, कुर्क कार्रवाई शुरू करने वाली है। आपको बता दें कि POJK से जो स्थानीय आतंकवादी है, जो ऑपरेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की ये कार्रवाई करेगी। डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में जो उनकी संपत्तियां हैं, उनके इमलाक हैं, उन्हें कुर्क किया जाएगा। और ये भी तफसील मिल पाई है कि 250 से ज्यादा आतंकी इस वक्त POJK से ऑपरेट कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ, जो कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के हवाले से जुड़ी हुई है। विधानसभा चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। चुनाव जल्द कराने के संबंध में याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। ये याचिका दाखिल की है एडवोकेट हर्षदेव सिंह ने, जो कि इस याचिका को दायर करते हुए जम्मू कश्मीर में चुनाव को जल्द कराने का फैसला लेने की बात कही गई है। लोगों को लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। उन्होंने अपनी याचिका में ये तमाम बातें कही हैं। तो तकरीबन 11 बजे का वक्त तय किया गया है सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई के लिए। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला सुनाता है जब सुनवाई शुरू होती। 11 बजे का वक्त पहले से मुकर्रर था। सुशील हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई तब्दीली तो नहीं हुई? 11 बजे ही सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर। सुशील जी देखिए, साफ तौर से 10:30 बजे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपनी बेंच को फिलहाल होस्ट करेंगे, लेकिन ये माना जा सकता है कि आइटम नंबर 12 पे फिलहाल ये पूरा मामला जो है वो लिस्टेड है, तो संभवतः 11:30 या 11:45 बजे के आसपास इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाए। क्योंकि कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें मेंशनिंग की भी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जब मामले की सुनवाई होती है तो की जाती है। तो संभवतः ये माना जा सकता है कि 11:30 या 12 बजे के आसपास इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई शुरू करे। लेकिन साफ तौर से जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, उन याचिका में ये साफ तौर से कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में अब फिलहाल चुनाव करवाना बेहद आवश्यक है, क्योंकि लंबे समय से किसी भी जो भी जनता है, जो भी नागरिक है, उनको उनके संवैधानिक दायित्व से वंचित नहीं रखा जा सकता है और संविधान इसका अधिकार देता है। ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जम्मू कश्मीर में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के मामले को लेकर आवाज उठाती रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस मामले में ये भी है कि चूंकि चुनाव कराने का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी होती है वो फिलहाल चुनाव आयोग की होती है। ऐसे में ये देखना बेहद अहम है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में किस प्रकार से हस्तक्षेप करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कोई आदेश जारी करता है, ये देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि चुनाव कराने की प्रक्रिया की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी भी संवैधानिक संस्था को किसी भी राज्य में चुनाव कराने का आदेश जारी कर सकता है या नहीं, ये एक बड़ा मामला है। लेकिन बिल्कुल, जब ये बात हो रही है कि क्या संवैधानिक संस्था को आदेश जारी किया जा सकता है चुनाव के हवाले से या नहीं, तो इस पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या माजी में, पूर्व में ऐसा कभी देखने को मिला सुशील कि किसी संवैधानिक संस्था के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे आदेश पारित किए हों? कई ऐसे फैसले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने तय समय के आधार पर चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि संबंधित राज्यों में चुनाव करवाया जाए। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया को लेकर सुनवाई चल रही थी, जिसमें यह कहा गया था कि लंबे समय से मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव है वो नहीं हो पा रहा है, लिहाजा राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि
3 हफ्तों के अंदर जो चुनावी संबंधी प्रक्रिया है उसको पूरा किया जाए और ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है जिसमें ओबीसी आरक्षण के मामले को जोड़ा जाना था। तो कई ऐसे फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को यह आदेश दिया है कि वो तय समय के भीतर राज्यों में चाहे वो फिलहाल चेयरमैन का चुनाव हो या फिर राज्य स्तर पर चुनाव हो, आदेश दिए हैं समय समय पर। अभी पश्चिम बंगाल का ही जो ताजा मामला है जिसमें जो वहां पर पंचायत चुनाव होने वाला था उसको लेकर याचिका दाखिल की गई थी जिसमें साफ तौर से कहा गया था कि वहां पर समय रहते चुनाव करवाया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कई ऐसे मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को आदेश दिया है कि वो समय रहते चुनाव करवाएं। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर तमाम राज्यों से अलग है, स्पेशल स्टेटस में है, तो ऐसे में क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देता है या नहीं देता है, ये एक महत्वपूर्ण अपने आप में आदेश होगा। देखना बेहद अहम होगा क्योंकि इस पूरे मामले पर जब 11:30 बजे के आसपास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी तो क्या कुछ अहम आदेश जारी कर। बिल्कुल, यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक दल हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से न सिर्फ शख्सी जाती तौर पर पार्टी लेवल से चुनाव विधानसभा चुनाव कराने की मांग की गई है, बल्कि हमने देखा कि मजमूई तौर पर संयुक्त तौर पर ये तमाम इकट्ठा होकर भी मांग करते हुए नजर आए। सब एक ही कहीं ना कहीं पेज पर दिखाई दे रहे हैं, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हो, ऐसी मांगे लगातार दोहराई जाती रही हैं और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। जैसे कि आज याचिका पर सुनवाई होने वाली है, तो सबसे अहम बात यह है कि याचिकाकर्ता जो पिटिशनर्स हैं उन्होंने क्या कुछ याचिका में अपनी बातें रखी हैं और सुप्रीम कोर्ट को वो किस तरह से संतुष्ट कर पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जैसा कि आपने भी सुशील कहा था, ऐसे में याचिकाकर्ता से अगर बातचीत हो पाई होगी आपकी, तो क्या कुछ उनका कहना है, याचिकाकर्ता के वकील क्या कुछ कह रहे हैं, आज सुनवाई को लेकर किस तरह से उनकी प्रिपरेशन है? देखिए, साफ तौर से याचिकाकर्ता के तमाम जो वकील हैं उनकी तरफ से साफ तौर से ये कहा गया है कि संविधान में साफ तौर से जो प्रोविजन है उस प्रोविजन के आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट को अपने तथ्यों से संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे। उनकी तरफ से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि संविधान में लंबे समय तक किसी भी राज्य को चुनाव से वंचित नहीं रखा जा सकता है और ये हर नागरिक का अपना एक मूल अधिकार है। लिहाजा राज्यों में चुनी हुई सरकार होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर किसी भी राज्य में चुनी हुई सरकार नहीं होती है तो कई ऐसे मामले होते हैं जो फिलहाल अधर में हैं। चूंकि 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर की में कई बदलाव देखने को मिले, प्रशासनिक बदलाव देखने को मिले, सीटों के बंटवारे को देखने को मिला, परिसीमन की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिला। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव एक बड़ा मुद्दा होगा और ऐसे में चुनाव कराने को लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो संवैधानिक पहलुओं पर विचार होगा, जो कहीं ना कहीं सीआरपीसी के प्रोविजन पर बदलाव पर बातचीत होगी, बहस की जाएगी। सबसे साफ तौर से जो पैंथर पार्टी की तरफ से फिलहाल इस पूरे मामले में याचिका दाखिल की गई है उसमें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि चूंकि अब कश्मीर के जो हालात हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, आतंकवादी गतिविधियों पर लगाम लगी है, ऐसे वहां पर बहुत ऐसे प्रशासनिक काम हैं जो अभी अधर में लटके हुए हैं। वहां की बहुत सारी जनता है जिनके प्रशासनिक कार्य को अभी भी नहीं किया जा रहा है। लिहाजा एक चुनी हुई सरकार और एक जिम्मेदार सरकार अगर राज्य में आती है तो निश्चित रूप से न केवल राज्य का विकास होगा, उसके साथ साथ देश का विकास होगा। तो ऐसे में किसी भी राज्य को लंबे समय तक बिना किसी प्रशासनिक सरकार के या चुनी हुई सरकार के बिना वंचित नहीं रखा जा सकता है। लेकिन ये पूरा मामला चूंकि चुनाव आयोग से भी संबंधित है, ऐसे में ये जानना बेहद आवश्यक है कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रक्रिया को लेकर कितना तैयार है। तो ये तमाम पहलुओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। देखना है कि याचिकाकर्ता कौन सी और दलील सुप्रीम कोर्ट को देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर संतुष्ट हो और इस प्रक्रिया को सुनवाई को लेकर वो आगे बढ़े। बिल्कुल, अगर याचिकाकर्ता की दलील पर अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट मुतमईन नजर आता है, फिर आगे क्या हो सकता है कि इस हवाले से सरकार का पक्ष, एलजी प्रशासन का पक्ष भी पूछा जाए, तो क्या ये उस अगली तारीख मुकर्रर की जाएगी फिर? और अगली तारीख अगर मुकर्रर की जाएगी तो क्या जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट इस पर तारीख भी दे सकता है? याचिका पर सुनवाई के लिए जी देखिए, अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार होता है तो जो संभवतः होता है उसमें तमाम जो पक्षकार हैं यानी कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग उन
किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट दोनों फिलहाल जो संस्था है यानी कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से ये सवाल पूछ सकता है कि जो याचिका दाखिल की गई है जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव कराने की मांग की जा रही है उस पर दोनों लोगों से रिस्पांस मांगा जाएगा। दोनों सरकारें फिलहाल जवाब देंगी यानी कि चुनाव आयोग इस मामले में जवाब अपना दाखिल करेगा, केंद्र सरकार इस मामले में अपना जवाब दाखिल करेगा, क्योंकि किसी भी राज्य में चुनाव कराने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है। वहां पर कानून व्यवस्था मेंटेन करने की प्रक्रिया केंद्र सरकार की होती है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऐसे में दोनों जगहों पर नोटिस जारी किया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार और चुनाव आयोग अपना जवाब दाखिल करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर उनकी तरफ से अभी तक क्या तैयारी है, क्या चुनाव आयोग भविष्य में वहां पर चुनाव कराने को लेकर किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहा है। ये फिलहाल तब होंगी जब सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई करेगा और इस पूरे मामले में नोटिस जारी करेगा। बिल्कुल, तो आगे की प्रोसेस को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। नोटिस कब जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, इस पर बातचीत रोशनी डाल रहे थे हमारे साथ सुशील पांडे जुड़कर। और जैसा कि हमें मालूम है कि बार बार जब ये मांग की जाती रही है जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों की तरफ से कि चुनाव क्यों नहीं करा रही है सरकार, तो भाजपा पर आरोप कहीं ना कहीं लगाए जाते हैं कि भाजपा चुनाव नहीं कराना चाहती है। और इसी जंग के बीच ये जो लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुकी है। तो तकरीबन 11 साढ़े 11 का वक्त और पौने 12 का वक्त बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला नंबर बता रहे हैं कि 12वें नंबर पर लिस्टेड है ये मामला। अब देखना होगा कि इस मामले पर सुनवाई करते हुए क्या कुछ जम्मू कश्मीर के हवाले से दिशा निर्देश होते हैं और क्या कुछ नोटिस जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए, देखना यह होगा। और यहां पर यह भी बताना जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि वो भी चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में हो। तो उधर एक बार फिर से ये बात उठती है कि जो चुनाव कराना काम है चुनाव आयोग का, ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां उनकी तरफ से सवाल खड़ा होता है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस देने का काम आखिर किसका है। तो जवाब में आता है कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय का सिक्योरिटी क्लियरेंस देने का। जब हालात सब ठीक है तो चुनाव क्यों नहीं होते। तो ये जंग कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अब पहुंच चुकी है। मुल्क के सबसे बड़ी अदालत में क्या कुछ आज इस पर सुनवाई के बाद फैसला सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। आगे भी आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सुशील हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। तो तकरीबन 11:30 बजे पौने 12 बजे तक इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। याचिका में ये मांग की गई कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे। फिलहाल ब्रेकिंग एट 10 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमरनाथ यात्रा जैसे कि आपको पता है कि जारी है। यात्रियों का 7वां जत्था आज यात्री निवास से रवाना हो चुका है। सुबह तड़के जत्थे में 6,554 श्रद्धालु शामिल रहे जो कि 272 वाहनों के जरिए पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुके हैं। बालतल मार्ग से जाने वाले यात्रियों की संख्या 3,864 है, जबकि पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से जाने वाले यात्रियों की श्रद्धालुओं की संख्या 2,690 है। तो ये तीर्थ यात्री रवाना हो चुके हैं
भगवती नगर बेस कैंप से अगर बात करें तो अमरनाथ जी यात्रा के लिए 7वां जत्था आज सुबह पवित्र गुफा के लिए रवाना हो चुका है। जत्थे में 6,554 श्रद्धालु शामिल हैं। इसमें तादाद है 3,000 से ज्यादा पहलगाम ट्रैक से जाने वाले श्रद्धालुओं की, जबकि 2,000 से ज्यादा श्रद्धालु बालतल के ट्रैक से रवाना हो चुके हैं। इस वक्त ये जत्था क्या रामबन को क्रॉस कर पाया है, जम्मू में इस वक्त मौसम कैसा है, और साथ ही साथ 8वें जत्थे में शामिल होने के लिए जो श्रद्धालु हैं क्या वो जम्मू बेस कैंप पहुंच गए हैं, उनकी एंट्री यात्री निवास में हो चुकी है। ये तमाम सवाल हैं जिन्हें हम जानेंगे अपने संवाददाता से। फिलहाल आपको बता दें कि यात्रा जोशो खरोश के साथ चल रही है। श्रद्धालु जो हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद सावन चल रहा है, ऐसे में सावन के महीने में अगर बाबा बर्फानी के दर्शन हो जा रहे हैं तो ये अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। राजन का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजन, 7वां जत्थे की रवानगी सुबह हो चुकी है, अभी ये जत्था क्या रामबन को क्रॉस कर चुका है, और अगर जम्मू समेत अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में कैसा मौसम है, इस हवाले से क्या कुछ जानकारी? फोन कट रहा है यार। राजन का फोन शायद हमसे राब्ता अभी नहीं हो पा रहा, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि राजन के पीछे हमने देखा कि यात्रियों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। केवाईसी कराने के लिए यात्री पहुंचे होंगे जो 8वें जत्थे में शामिल होने के लिए, बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जम्मू के मुख्तलिफ बेस कैंप में मौजूद हैं। जम्मू में 33 ऐसे स्थान हैं जिसे चिन्हित कर श्रद्धालुओं की सेवा के लिए रखा गया है, जहां पर साधु संतों और श्रद्धालुओं की रहने की ठहरने की व्यवस्थाएं की गई हैं। इसके बाद जब ये जत्था कश्मीर से अपने अपने ट्रैक की तरफ बढ़ता है, चाहे नुनवन बेस कैंप हो या फिर बालतल बेस कैंप, वहां से आगे की ओर की सुविधाएं भी तमाम श्रद्धालुओं के जरिए काफी अच्छी रही हैं, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं दी जाती रही हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। राजन, आपको आवाज मिल पा रही होगी तो बताइएगा, इस वक्त आप क्या यात्री निवास के बाहर मौजूद हैं, क्योंकि आपके पीछे लाइनें हमें दिख पा रही हैं। सुबह 7वां जत्था तो रवाना हो चुका, 8वें जत्थे की तैयारियां यात्री बेस कैंप पर किस तरह की देख पा रहे हैं, जरा बताइएगा और दिखाइएगा भी। जी सना, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि जिस तरह से अब 8वें बैच के लिए अब ये श्रद्धालु है, ये बेस कैंप यात्री निवास भवन पहुंचना शुरू हो चुके हैं, और इन यात्रियों का जो जोश है वो जैसे हमने पहले दिन देखा था यात्रियों में, श्रद्धालुओं में, वैसा ही लगभग जोश बना हुआ है। और चाहे आज हालांकि आज बादल नहीं है, गर्मी का मौसम है, उमस है, लेकिन उसके बावजूद श्रद्धालुओं के जो मनोबल पे इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। आप बताएं, आप कहाँ से आए हैं और क्या एज है आप? हम गुजरात से आए, अहमदाबाद से। मेरी उम्र 60 इयर्स है। मैं अभी तो अभी आप आए हैं, किस तरह का काफी उत्साहित आप दिखाई दे रहे हैं, बम बम बोले के जय घोष लगाते हुए लाइन में लगे, इसके बावजूद आपका जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा है। हाँ सर जी, वो क्या बाबा की कृपा है अपनी, और उसकी कृपा से ही चलते हैं अपने। तो कैसे जाएंगे, पिट्ठू पे जाएंगे, घोड़े लगा? शायद पिट्ठू पे। तो आप कहाँ से? योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश। अच्छा जी। तो क्या उत्साह लेकर आए, क्या बाबा के? बस बाबा के दर्शन करने के लिए आए हैं। क्या मांगेंगे बाबा से? ये हमारे पूरे विश्व का कल्याण करें। अच्छा, विश्व कल्याण। जी। क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, हमारा विश्व का कल्याण हो बस। तो देख सकते हैं कि जोश, आपको पीछे तक दिखाता हूँ सना, कि आप देखिए ये जो जहां तक आपकी निगाह जाएगी वहां तक जो ये लाइन है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सुबह का वक्त है और अभी ये इनकी एंट्री जो है वो 8वें बैच में जो ये जाने वाले हैं, इनकी अब एंट्री यहां से होगी, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो व्यवस्था है इनके लिए खाने पीने की, वो सब व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। पीछे आप जो मेरे शेड देख पा रहे होंगे, वहां जो सामने मैं अपने बीजी से कहूंगा वो शेड दिखाई, उस शेड से लेकर यहाँ तक जो एक लंबी लाइन जो है वो दिखाई दे रही है। पहला जो सिक्योरिटी चेक है वहीं से होता है, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे मेन गेट है यात्री निवास भवन का, यहाँ पे किस तरह के जो है सिक्योरिटी के प्रबंध किए हुए हैं। यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए हुए हैं, कुछ पिकेट्स बनाई हुई हैं सीआरपीएफ की,
और यहाँ पे जो है एक दफा फिर से चेकिंग की जा रही है। जो गाड़ियां हैं जो आने जाने वाली यात्री निवास भवन में, उनकी जो है चेकिंग करने के बाद ही उनको अंदर अलो किया जाता है। ये वो गाड़ियां हैं जो सुबह कल जो है जत्थे के साथ जाएंगी, लेकिन इनकी चेकिंग के बाद ही इनको जो पीछे पार्किंग है यात्री निवास भवन में, वहां इनको रखा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सिक्योरिटी स्कैन जो है वो भी होता हुआ, जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और जो जवान हैं, चाहे वो सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर पुलिस सिक्योरिटी के जवान हैं या सीआरपीएफ के हैं, पुलिस के जवान हैं, वो सब तैनात हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी चेक होते हुए महिलाओं का भी इस दफा खासा जो है अच्छा रश और वो देखने में आया है और काफी संख्या महिलाओं की है इस दफा यात्रा में जो पार्टिसिपेट करने यहाँ पहुंची हैं। और हर एज ग्रुप की जो महिलाएं हैं और लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पूरा जो यहाँ पे यात्री निवास भवन है उसको सील किया हुआ है, जगह जगह सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट की हुई है और बहुत ही सख्त जो प्रबंध है सिक्योरिटी के वो यहाँ पे किए गए हैं। जी सना, बिल्कुल। तो कितना वक्त इन्हें लगेगा एंट्री मिलने तक, क्योंकि लंबी लंबी लाइनें हैं, जाहिर सी बात है, और धूप भी हो रही है, ह्यूमिडिटी भी है, जैसा कि आपने बताया। तो उमूमन कितना वक्त लगता है बेस कैंप तक इन्हें यात्री निवास में पहुंचने तक? जी देखिए सर ना, इनको तकरीबन जो है आधा घंटा और एक घंटे के बीच में इनको वक्त लगता है कुल, क्योंकि यहाँ पे 3 जगह जो है सिक्योरिटी जो है इनका होती है, चेक होता है। और सबसे पहले पीछे जो बैरिकेड्स हैं वहां पे होता है, उसके बाद यहाँ जो मेरे पीछे आप देख सकते हैं मेन गेट यहाँ पे होता है, और उसके बाद जो मेन एंट्री गेट है यात्री निवास भवन का वहां पे होता है। कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे सीनियर ऑफिसर जो है सिक्योरिटी के, वो यहाँ पे लगातार जो है अपनी निगाह बनाए हुए है। और हम कुछ महिलाओं से भी यहाँ बात करेंगे जो बाहर से आई हुई हैं, इनसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? हम गुजरात अमीराबाद। अच्छा, कितने लोग आए आप? मैं और मेरे मिस्टर। अच्छा, तो कितना एज ग्रुप है आपका और आप कैसे जाएंगे? मेरा 60, मेरे मिस्टर का भी 60 साल है। कोई तो आप क्या परेशानी तो नहीं घोड़ा है? करेंगे, वहाँ पिट्ठू करेंगे? तो करेंगे। तो कितनी दफा आए हैं? कितनी दफा आए पहले? मेरे पहली बार है, मेरे मिस्टर दूसरी बार है। अच्छा, तो जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे चाहे वो 60 साल के हों, 70 साल के हों, 80 साल के हों, हमने सब एज ग्रुप के जो यहाँ पे लोग देखे। हाँ, कुछ कहना चाहते थे? हम बोल रहे हैं, हम पहली बार आए हैं, बहुत हम कलकत्ता से आए हैं, तो हम चाहते हैं आराम से जाए, बाबा का दर्शन करें और आराम से आए। यहाँ पर पूरा जो सिक्योरिटी बंदोबस्त पूरा भरा हुआ है, अच्छा लग रहा है। हम पहले बार है मेरे बीवी का साथ, तो दिखा दीजिए थोड़ा। जब पहली बार आए हुए श्रद्धालु अपनी बातें रखते हैं तो उनसे पूछिएगा, जब आप पहली बार आते हैं तो आपके रिश्तेदारों की तरफ से क्या कहा जाता है कि आप बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप तो खुशकिस्मत हैं ही, मेरे लिए क्या दुआएं कीजिएगा? इस हवाले से क्या रिश्तेदारों की तरफ से, दोस्तों की तरफ से कुछ अपील होती है, पूछिएगा राजन। अच्छा, जब आप आते हैं यहाँ पे, आपके रिश्तेदार बोलते होंगे हमारी ओर से भी माथा टेकिएगा, कुछ प्रसाद चढ़ा के हमारे लिए भी दुआ मांगिएगा? क्यों नहीं मांगेंगे? क्या बोलते हैं रिश्तेदार आपको? मांगेंगे, बोलेंगे दवा मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, आज जा रहे हैं अमरनाथ, पैसा दिए चढ़ाने के लिए। बोलो किन के लिए मांगेंगे आप? सबके गोटे परिवार के लिए मांगेंगे भैया। अच्छा, हाँ, जितना नेहरा ससुराल परिवार है सबके सुखी शांति। मुझे कहाँ से आई है ये? और क्या मांगेंगे? हम लोग भी सबके परिवार के सबके मांगेंगे, अच्छे से दर्शन हो जाए, फिर अच्छे से घर भी जा पाएंगे। तो कब है दर्शन? कल जाना है? आज ही जाना है। आज यहाँ पे आए हो, कल आप दर्शन के लिए। तो जब आप देख सकते हैं कि लगातार जो कुछ यात्री ऐसे हैं जिन्हें मालूम नहीं है, वो लाइनों में खड़े हैं, लेकिन वो कह रहे हैं आज जाना है, लेकिन उन्हें कल जाना है, क्योंकि 8वें जत्थे की तैयारी और प्रोसेस जो चल रहा है इस वक्त लाइनों में लग कर तमाम श्रद्धालु अपनी श्रद्धा लिए लाइनों में खड़े हुए हैं, चाहे गर्मी हो और चाहे बारिश हो। उनकी तरफ से बाबा बर्फानी का ही ध्यान उनके दिमाग में रहता है, भक्ति में लीन रहते हैं, किसी तरह की दुश्वारी को वो कहीं न कहीं अटकल नहीं मानते हैं। ये कहीं न कहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। तो अभी 7वें जत्थे की बात करें तो रवाना हो चुका है 7वां जत्था, और इस वक्त वो उम्मीद की जा सकती है कि रामबन क्रॉस कर चुका होगा, लेकिन 8वें जत्थे की तैयारी अभी निवास यात्री के पर, जम्मू निवास यात्री के इन पर आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ जुड़े हुए थे राजन वैद। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं, दूसरी खबर की तरफ बढ़ेंगे। जिला प्रशासन श्रीनगर को एक बड़ी कामयाबी मिली है, भूमाफियाओं से अतिक्रमित जमीन को सील किया गया है। आपको बता दें कि पंडित संपत्ति को पुनः प्राप्त कर लिया गया है, मंदिर की जमीन को सील किया गया है। स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं।
जिला प्रशासन श्रीनगर की तरफ से एक कार्रवाई की गई। एक बड़ी कामयाबी इस कार्रवाई के तहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये भूमाफिया थे जिन्होंने इन जमीनों को कब्जा कर रखा था, अतिक्रमण कर रखा था। तो अतिक्रमित जमीन को जिला प्रशासन श्रीनगर की तरफ से हटा दिया गया है, जिसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और जो पंडितों की संपत्ति थी उसे पुनः प्राप्त कर लिया गया है। कश्मीरी पंडितों की संपत्ति को पुनः प्राप्त किए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इस कदम का स्वागत किया है और साथ ही साथ मंदिर की जमीन को सील कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जिला प्रशासन की तरफ से। हालांकि हमने देखा कि बुलडोजर कार्रवाई भी काफी दिनों तक, कई महीनों पहले जारी रही। उस दौरान भी जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था उनके खिलाफ हथौड़ा चला और एक बार फिर से जिला प्रशासन श्रीनगर को अतिक्रमण किए गए जमीन को हासिल करने में बड़ी कामयाबी मिली है। कहां का ये मामला है, हमारे साथ परवेज जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। किस स्थान की बात हो रही है और जो बड़ी कामयाबी मिली है कि जो भूमाफिया थे, कितनी बड़ी जमीन है, कितने मरला है, क्या एक ही जगह की ये बात हो रही है कि या मुख्तलिफ मकामात की बात हो रही है? परवेज पूरे डिटेल दीजिएगा, तफसील दीजिएगा। बिल्कुल सना, अगर हम बात करें तो जब 90s में जब कश्मीरी पंडित्स ने यहाँ से माइग्रेशन किया तो काफ़ी सारी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे, जिसमें उनके ज़ाती मकान भी आते हैं और जो उनके ट्रस्ट यहाँ पे हुआ करते थे या उनके जो टेम्पल्स वगैरह यहाँ पे हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती थी या उनके जो ज़मीन होते हैं जो उनके मंदिरों के मुंसलिक होते थे, उन पे काफ़ी जगहों पर जो है वो नाजायज़ कब्ज़ा किया गया जो लैंड माफिया यहाँ पे उनकी तरफ से। अगर हम बात करें इस वाले इंसिडेंट की तो ये अबू बकर कॉलोनी बेमिना में ये शिव टेंपल है और इसी के मुंसलिक जो है इसी मंदिर की ज़मीन है। तकरीबन 1 कनाल की ये ज़मीन है वहाँ पे, जिस पे जो तहसीलदार हैं उनका कहना है कि जो मुकामी लोग हैं वहाँ पे उन्होंने वहाँ पे टेम्परेरी शेड्स बनाए थे, जिसके तहत जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और पुलिस ने मिलकर कार्रवाई करके जो है उन शेड्स को वहाँ से हटाया और जो वो ज़मीन है उसको सील कर दिया। और बताया जाता है कि जो शिव मंदिर का जो ट्रस्ट है उसको वो ज़मीन वापस सौंप दी जाएगी। अगर हम बात करें जो मुकामी लोग हैं यहाँ पे, वो हमेशा से इस कोशिश में रहे हैं कि जो पंडित्स की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, चाहे उसमें उनके ट्रस्ट के लैंड्स आते हों या फिर उनकी जो रिहाइशगाह के हैं जो लैंड्स उनके यहाँ पे हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ उनका तहफ़्फ़ुज़ करने का जो यहाँ पे जो कश्मीरी लोग हैं वो हमेशा से कोशा रहे हैं इस सिलसिले में। लेकिन कुछ एलिमेंट्स इस समाज में भी ऐसे हैं जिसको लैंड माफिया का नाम कहा गया है, दिया गया है, जो कि काफ़ी जगह पे हमने देखा कि अगर हम आज की डेट में देखें तो हज़ारों कनाल ऐसे ज़मीन हैं जो एनक्रोचर्स ने एनक्रोच किए हुए हैं और ख़ास तौर जो कश्मीरी पंडित्स यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो रही हैं पीछे। एक चीज़ और समझना चाहेंगे परवेज, क्या एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के तहत ये कार्रवाई की गई है और जब ये ड्राइव क्या अगर चलाई जा रही थी तो उस वक्त कुछ विरोध तो देखने को नहीं मिला? सना, अगर हम बात करें जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पे चली थी वो एक अलग पहलू था। वो जो नाजायज़ तामीरात किए गए थे गलत गैर जगहों पे, उन पे वो बिल्डोज़र चले थे उस टाइम। लेकिन ये एक बाज़ाब्ता जो है एक ड्राइव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी तरफ से एक बाज़ाब्ता ड्राइव चलाई गई यहाँ पे, जिसके तहत ख़ास तौर जो पंडित्स के लैंड है यहाँ पे पहले तो उस पर पाबंदी कर दी गई कि उस पर कोई तामीरात नहीं खड़ा किया जा सकता है। दूसरा, इसी ड्राइव के तहत जो है जितने भी पंडित टेम्पल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे जो एनक्रोच हुई हैं यहाँ पे, उनको रिट्रीव करने का सिलसिला भी जो है उस पे भी ज़ोरों शोरों से काम हमने देखा। उसी के चलते जो है इससे पहले भी काफ़ी सारी जगहों पे कार्रवाइयाँ की गई और जो लैंड जो एनक्रोचर्स ने ग्रैब किया था वहाँ पे उसको रिट्रीव किया गया और जो मंदिर हैं, जो मंदिर का ट्रस्ट है, उसको वो वापस प्रॉपर्टी दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें जहाँ पे भी शिव मंदिर होते थे या बाकी जो इनके मंदिर हैं जहाँ पे वो रहते थे, उसके इर्द गिर्द काफ़ी ज़मीन इनकी रहती थी जो कि अनमैन्ड रहती थी, जिस पे कोई 90s के बाद जिस पे कोई वॉच एंड वार्ड नहीं रहा, जिसकी वजह से जो लैंड माफिया के लोग हैं उनको एक खुला मैदान मिला और उन्होंने काफ़ी जगहों पे जो है ये लैंड्स ग्रैब करने की कोशिश की। हालांकि जब लास्ट ईयर से जब हमने देखा कि जब ये ड्राइव स्टार्ट की गई है तो काफ़ी जगहों पे जो है मुकामी लोग
लोग हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है इस जी। ड्राइव का कि जो लैंड ग्रैब इस किए गए हैं इस कदम का मकामी लोगों की तरफ से भी कहीं न कहीं सताइश की जा रही, सराहना की जा रही है। तो भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कामयाबी के तौर पर इस कोशिश को देखा जा सकता है, इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। बहुत शुक्रिया परवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और दूसरी बड़ी खबर यह है कि भूमिहीनों को भूमि आवंटन करने पर महबूबा मुफ्ती के आरोप पर एलजी प्रशासन ने अब बिंदुवार जवाब दिया है। बिंदुवार जवाब क्या है वो हम आपको सीधे तौर पर आंकड़ों के साथ जो जवाब दिया गया है उसे दिखा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश होगी कि आखिर ये गलत आंकड़ा क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आधिकारिक बयान के अनुसार लाभार्थियों की बाकायदा पहचान करने के लिए सर्वेक्षण किया गया, सर्वे किया गया और ये सर्वे 2 चरणों में किया गया है। सर्वेक्षण के आधार पर 2711 मामलों की पहचान हुई है। बयान के मुताबिक की अगर बात करेंगे तो 2 लाख लोगों को जमीन आवंटित करने का महबूबा मुफ्ती का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। ये हम आधिकारिक बयान की कुछ बिंदु हैं वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं सर्वेक्षण के आधार पर 2711 मामलों की पहचान हुई है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग एट 10, जिसमें हम ब्रेकिंग के शक्ल में आपको बड़ी खबरों को पेश करते हैं। सेब बागवानों का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में लगातार गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। वो इसलिए क्योंकि सेब बागवानों को ऐसा पर मसला है, मुखालिफत कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर सेब बागवानों की समस्या को हल करने के लिए आज फिर एक बार सचिवालय में बैठक होने वाली है, जिसकी अगुवाई मंत्री जगत सिंह नेगी करेंगे। इससे पहले कल हुई थी बैठक और उस बैठक में विधायक कुलदीप सिंह राठौर और बागवानी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे थे। इस दौरान विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कल कहा था कि मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं, सरकार 24 किलो की सीलिंग हटाए। ये मांग लगातार से बागवानों की तरफ से भी की जा रही है। बैठक में बागवानों की अन्य दिक्कतों पर भी चर्चा हुई थी, लेकिन आज की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। 11 बजे का वक्त दिया गया था बैठक सचिवालय में होने को लेकर। देखिए, आज जो हमारे माननीय बागवानी मंत्री हैं उन्होंने बैठक बुलाई थी। इसमें डिप्टी कमिश्नर शिमला के, कुल्लू के, मंडी के और किन्नौर के इसमें शामिल थे और हमारे एसपी, एपीएमसी, एचपीएमसी और जो भी हमारे बागवानी विभाग से संबंधित अधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद थे। इस बैठक का आशय सेब सीजन की तैयारियों को लेकर जायजा लेना था कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था ठीक होनी चाहिए और
जो है किसानों और बागवानों को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो कल का ये बयान है जो हम आपको दिखा रहे हैं, मीटिंग होने के बाद क्या कुछ बातें हुई इस मीटिंग में, वो कहीं ना कहीं विधायक के जरिए सामने आई। हमारे साथ राजेंद्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। 10:33 हो चुके हैं। राजेंद्र, 11 बजे तकरीबन वक्त दिया गया था कि सचिवालय में तमाम मंत्री बैठेंगे और फिर एक बार फिर से चर्चा करेंगे सेब बागवानों के मुद्दे पर। क्या ये तमाम मंत्री सचिवालय से आपको क्या जानकारी मिल पा रही है, पहुंचना शुरू हो चुके हैं या फिर कोई तब्दीली समय को लेकर? बिल्कुल सना, उम्मीद लगाई जा रही है कि 11 बजे तक ये बैठक शुरू हो जाएगी और उसी अनुसार अभी फिलहाल व्यवस्थाएं चली हुई हैं और आज हो सकता है कि बागवानों को छूट इस सीलिंग से मिल सके कि जितना बागवान लाएंगे उतनी तोली जाएगी और उसकी कीमत अदा की जाएगी। ये बात भी हो सकती है या फिर सीलिंग को बढ़ाया जा सकता है। अब देखना होगा किस प्रकार के सुझाव बागवानों की तरफ से आए हैं और कुलदीप राठौर क्या बात रखते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया था बार बार। उनकी तरफ से सरकार को चिट्ठी भी लिखी गई है, उसमें भी जिक्र किया गया है कि 24 किलो की सीलिंग को हटाया जाए। बागवानों का ये कहना है कि जो उनके पास कार्टन है वो पुराने हैं और ऐसे में उनका साइज बड़ा है, तो 26 किलो और 28 किलो 30 किलो तक की पैकिंग सेब की उसमें होती है और अगर बागवान पूरी पेटी लेके जाते हैं तो फिर उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। और यही मांग लगातार बागवान कर रहे हैं। जब पिछले दिनों बागवानी मंत्री परालम में भी गए थे और वहाँ पर भी जब बागवानों के साथ उनकी बातचीत हुई थी तो बागवानों की तरफ से रोष दिखाया गया था और ये कहा गया था कि ये 24 किलो की सीलिंग को हटाया जाए। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इसके ऊपर कोई निर्णय लेगी, क्योंकि सीजन लगभग शुरू ही हो चुका है। जो अर्ली वैरायटी है वो मार्केट में पहुँच रही है, मंडियों में पहुँच रही है और अब धीरे धीरे जो मिडिल रेंज है और हाई एल्टीट्यूड है वहाँ का सेब आना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद तब्दीली करना बहुत दिक्कत हो जाती है। ऐसे में 1 या 2 दिन में सरकार के पास समय भी है, कुछ परिवर्तन अगर कर सकें तो इसी दौरान इसी समय में किया जा सकता है, क्योंकि जब फुल स्विंग पे मार्केट सब्जी मंडी चल पड़ेगी, फल मंडी चल पड़ेगी तो फिर नियमों में परिवर्तन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए ये तमाम मंत्री आज एक बार फिर से सर जोड़ कर बैठेंगे और सचिवालय पर उम्मीद लगाई जा रही है कि सचिवालय में जब बैठक होगी दूसरे दिन तो क्या वो सीलिंग हटाने को लेकर कोई फैसला होता है नहीं होता है, यानी सेब बागबानों को राहत मिलती है नहीं मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। राजेंद्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज से 5 दिन के हमीरपुर दौरे पर रहने वाले हैं। इसमें दौरे के पहले दिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र नादौन में 6.54 करोड़ रुपए की लागत से जल शक्ति विभाग के विश्राम गृह और 17.22 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बहुउद्देशीय हॉल का शिलान्यास करेंगे। इस दौरान सीएम सुक्खू लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे, जनता दरबार भी लगेगी। उधर आज बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा का 88वां जन्मदिन है। इस मौके पर मैक्लोडगंज में उनके मंदिर चुगलुखांग में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सीएम सुक्खू समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं। कार्यक्रमों की शुरुआत सुबह 7 बजे से ही हो चुकी है। धर्मगुरु की लंबी आयु के लिए बौद्ध भिक्षु और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि की पूजा अर्चना से सुबह 7 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकिस्तर में हुआ था। तो आज उनके जन्म दिवस को बड़े ही भव्य तरीके से हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है। न सिर्फ हिमाचल प्रदेश बल्कि पूरी दुनिया में उनके जन्मदिन को मनाया जाता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। इस वक्त क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं और जामयांग सेरिंग नामग्याल का वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिन्होंने ट्वीट करते हुए दलाई लामा को शुभकामनाएं दी हैं और साथ ही साथ शांति के प्रतीक के तौर पर उन्होंने बात कही कि वो स्वस्थ रहें और साथ ही साथ शांति का जैसे पैगाम देते आए दलाई लामा, उनकी शांति का प्रतीक का अलामत के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा है। ऐसी तमाम बातें उन्होंने ट्वीट में की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता विचित्र जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। विचित्र, इस वक्त क्या कुछ देख पा रहे हैं कार्यक्रमों में आप खास, और सीएम सुक्खू के हवाले से अगर जानकारी लेना चाहें तो क्या कुछ तय हो पाया है कि कितने बजे सीएम सुक्खू यहां कार्यक्रम में पहुंचेंगे? मंत्री जो है वो मैक्लोडगंज पहुंच चुके हैं दलाई लामा के जन्मदिवस के खास मौके पर। देखिए आप तस्वीरें हुए हम बिल्कुल आप लोगों को साफ तौर पर यहां पर दिखा सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री जो है मुलाकात यहां पर हो रही है और ये देखिए यहां पर इनका भव्य स्वागत यहां पर किया जा रहा है अपने पारंपरिक परिधानों और जो भी इस्तकबाल में जो तमाम सारी औपचारिकताएं रहती हैं निवासित तिब्बतियों की ओर से, वो तमाम सारी चीज़ें सीधी तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और ये तस्वीर
लाइव हम न्यूज 18 के मार्फत जो है वो देख पा रहे हैं। और देखिए कि यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री किस तरह से इनकी जो औपचारिकताएं होती हैं इन बौद्ध धर्म के मुताबिक और इनके जो रस्म रिवाज हैं उसके तहत जो है कन्याओं की ओर से इनका स्वागत इस्तकबाल यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री अभी यहाँ पर पहुंचे, लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जो है इस वक्त आप न्यूज 18 के कैमरे की मार्फत यहाँ पर देख पा रहे हैं। और बहुत से देश और दुनिया भर से जो है दलाई लामा को चाहने वाले उनके जो अनुयायी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कड़ी सुरक्षा आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें लेकिन वो तस्वीरें हमारे पास मिल नहीं पा रही हैं, सिग्नल शायद नहीं सही है। आपसे जुड़ेंगे। फिलहाल आपको बता दें अपडेट के मुताबिक, जैसा कि विचित्र ने कहा कि अब से कुछ ही देर पहले सीएम सुक्खू यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें अब पहुंची हैं, जरा दिखाइएगा एक बार फिर से दूर से कि किस तरह की भीड़ वहां पर प्रशंसकों की दिखाई दे रही है, अनुयायियों की दिखाई दे रही है और कैसे भव्य स्वागत हुआ सीएम सुक्खू का आज इस कार्यक्रम में। विचित्र। कौन बोल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ये हमें बेहद अफसोस है कि हमारे दर्शक ये तस्वीर देख नहीं पाए हैं क्योंकि नेटवर्क फ्लक्चुएट यहाँ पर हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये मंदिर की सीधी तस्वीरें हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो आगे बढ़ चुके हैं और जो पारंपरिक मैंने औपचारिकताओं की बात की है और जो भी इन लोगों के यानी बौद्ध धर्मगुरु के इस्तकबाल के लिए जिस तरह के साजो सामान होता है, जिस तरह से औपचारिकताएं होती हैं, जिस तरह से रस्म रिवाज होते हैं, वो जो है वो लेकर ये कन्याएं जो यहाँ पर जा रही हैं, इन्हीं की ओर से जो है स्वागत सत्कार मुख्यमंत्री का यहाँ पर किया गया है। मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि कड़ी सुरक्षा और इस वक्त जो है हमारे साथ पर्यटन निगम के जो अध्यक्ष हैं वो पहुंच गए। सर कैसे क्या कहेंगे सर, किस तरह से आज सबके सब आए हैं हिज होलीनेस दलाई लामा जी का आशीर्वाद लेने और उनको विश करने, तो मुख्यमंत्री महोदय के साथ सारी सरकार पहुंची है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष और बोर्ड के चेयरमैन हैं रघुवीर सिंह बाली, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम देखिए तस्वीरें सीधे तौर पर हम लोग लाइव दर्शकों को दिखा सकते हैं। भव्य नज़ारा ग्लोबल सिटी मैक्लोडगंज में, यही है दलाई लामा का मंदिर जहाँ पर देश और दुनिया भर से जो है उनके अनुयायी जो यहाँ पर पहुँचते हैं सना। और ये देखिए इससे अजब और जवाब और कुछ नहीं उसका, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ भव्य समारोह जो यहाँ पर चल रहा है। और क्योंकि सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, चाक चौबंद यहाँ पर की गई है और यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पर बिल्कुल किसी अनुयायी से, बौद्ध धर्म भिक्षुओं से या फिर अनुयायियों से अगर बात आपकी हो पाए, मुमकिन हो पाए, तो आज के दिन को वो किस तरह से अपने दिन में शामिल करते हैं और क्या महत्व होता है आज के दिन का उनकी जिंदगी में, जरा पूछने की कोशिश करिएगा अगर पॉसिबल हो पाए तो। विचित्र। जी बिल्कुल, मैं पूरी कोशिश करूंगा। जी भाई साहब क्या कहना चाहेंगे, आप हिंदी जानते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जन्मदिवस को मनाएंगे, कितना खास रहता है ये दिन? ये दिन तो पूरी वर्ल्ड, पूरी तिब्बत को नहीं पूरे वर्ल्ड को है ना खुशियाँ मना रहे हैं, खुशियाँ दिन मनाते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी। Where you coming from, ma'am? I'm come from France. What would you like to say something about today's celebration? Well, this is a very happy day. We are celebrating His Holiness' birthday, and we are also celebrating to wish him a very long life and that he stay with us as much as he can and he guide us always. जी बिल्कुल, तो ये बात कहीं ना कहीं साफ हो गई, जैसा कि आप भी विचित्र कह रहे थे कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दूसरे मुल्कों से ये तमाम अनुयायी पहुंचे हुए हैं और आज के दिन पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। और वक्त की कमी है, आपसे कुछ और सवाल नहीं कर सकते। बहरहाल शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तस्वीरें दिखाने के लिए और साथ ही साथ इन तमाम अनुयायियों से बातचीत करने के लिए। कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं और आज के दिन का क्या खास महत्व है उनकी जिंदगी में, ये तस्वीरें तमाम चीजें बयान कर रही हैं। विचित्र, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस हवाले से ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंच चुके हैं, आपसे कुछ देर बाद पहले वो पहुंचे और उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो आज दलाई लामा के 88वें जन्मदिवस को सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।